दुबई में एयर शो के दौरान तेजस फाइटर जेट क्रैश हो गया। इस हादसे में फाइटर जेट उड़ा रहे पायलट की जान चली गई। दुबई में चल रहे इस एयर शो का आखिरी दिन था और इस दौरान तेजस विमान हवा में उड़ान भरता दिखाई दिया, लेकिन अचानक उस विमान की ऊंचाई कम होने लग गई। वो तेजी से नीचे की तरफ झुकने लग गया। इससे पहले कि एयर शो में मौजूद लोग कुछ समझ पाते, वो विमान क्रैश हो गया। तेजस विमान के जमीन पर गिरते ही उसमें आग लग गई। एयरपोर्ट पर काले धुएं का गुबार उठने लग गया। धुआं कई किलोमीटर दूर से ही नजर आ रहा था। ऐसे में एयर शो देखने आए लोग बुरी तरह डर गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। एयर शो के दौरान हुए इस हादसे से वहां अफरा तफरी मच गई और इसके बाद बचाव टीम तुरंत तेजस विमान की तरफ दौड़ पड़ी और आग बुझाने की कोशिश में जुट गई। क्योंकि जैसे ही तेजस विमान क्रैश हुआ, उसमें भयंकर आग लग गई। ये देखते ही वहां मौजूद दमकल विभाग की टीम और बचाव टीम घटना वाली जगह पर गए और आग बुझाने की कोशिश में जुट गए और काफी देर की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार आग पर काबू पा लिया गया। इसके बाद बचाव टीम उस विमान को उड़ा रहे पायलट को बाहर निकालने में जुट गई। जानकारी मिली थी कि पायलट को जब तेजस विमान से बाहर निकाला गया तो उनकी हालत बहुत गंभीर थी। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। इसके बाद वायुसेना ने उनकी मौत की पुष्टि की और इस हादसे पर दुख जताया और तेजस विमान के क्रैश होने के कारणों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठा दी गई। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी एक जांच समिति होती है और इस जांच समिति को सेना से जुड़े मामलों में सबूत इकट्ठा करने और उसकी रिपोर्ट देने के लिए बनाया जाता है। और इस हादसे के बाद वायुसेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठा दी, यानी एक जांच समिति बना दी जो इस क्रैश के पीछे की वजह का पता लगाएगी। यह हादसा उस वक्त हुआ जब तेजस विमान दुबई में जारी एयर शो के आखिरी दिन उड़ान भर रहा था। जानकारी के मुताबिक दोपहर के वक्त एयर शो में सबसे ज्यादा भीड़ होती है और तेजस विमान उसी वक्त हवा में उड़ान भर रहा था। हालांकि विमान के क्रैश होने के बाद एयर शो को रोक दिया गया और वहां मौजूद लोगों को बाहर निकाल लिया गया। क्योंकि एयर शो के बीच में हुए इस हादसे से वहां अफरा तफरी मच गई। तेजस मार्क 1 भारत में ही बना लड़ाकू विमान है। इसे भारत की कंपनी HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है और सिंगल इंजन वाला यह विमान खासतौर पर भारतीय सेना की जरूरतों को देखते हुए बनाया गया। भारत सरकार ने HAL को 180 तेजस मार्क 1 विमानों का ऑर्डर दिया था। यह ऑर्डर 2 बार में दिया गया। पहला ऑर्डर 83 विमानों का था। इसके बाद ऐसे ही 97 विमानों का ऑर्डर भी दिया गया। इन विमानों की डिलीवरी मार्च 2024 में शुरू होने वाली थी, लेकिन अभी तक एक भी विमान मिला नहीं है सेना को। हालांकि HAL ने अगले महीने से हर महीने में कम से कम 2 विमान यानी हर साल 24 तेजस विमानों की एक स्क्वाड्रन डिलीवर करने का भरोसा दिया। उधर महाराष्ट्र के मालेगांव में 3 साल की बच्ची के रेप और हत्या के बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया। लोगों ने आरोपी के लिए फांसी की मांग करते हुए मालेगांव कोर्ट परिसर में हंगामा कर दिया। लेकिन हालात तब बिगड़ गए जब मालेगांव कोर्ट परिसर के बाहर सैकड़ों की संख्या में लोग जमा हो गए। पुलिस के रोकने के बाद उन लोगों ने वहां बवाल कर दिया। कोर्ट परिसर में घुसने के लिए वो लोग लोहे के गेट को तोड़ने में जुट गए। दूसरी तरफ कुछ पुलिस वाले उन्हें रोकने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन लोगों की भीड़ के आगे उनकी एक न चली। चंद सेकंड के अंदर ही लोगों की भीड़ ने गेट को तोड़ दिया। एक साथ सैकड़ों लोगों के मालेगांव कोर्ट परिसर में घुसने के बाद वहां अफरा तफरी मच गई और हालात बिगड़ने पर वहां पुलिस फोर्स बुला ली गई। पुलिस वाले तुरंत कोर्ट परिसर में हंगामा कर रहे लोगों को हटाने में जुट गए। कई लोगों को पुलिस ने बाहर भी निकाल दिया, लेकिन कुछ लोग पुलिस वालों से भिड़ गए। मालेगांव कोर्ट परिसर के गेट के पास पुलिस के जवानों के साथ कुछ लोग धक्का मुक्की और हाथापाई करते नजर आए। इस दौरान पुलिस ने बवाल और हंगामा कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। बाद में पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया, जिससे वहां भगदड़ जैसे हालात बन गए। बवाल इसलिए हुआ क्योंकि कुछ रोज पहले 3 साल की एक बच्ची का रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन आरोपी के लिए फांसी की मांग करते हुए लोगों ने वहां बवाल कर दिया। उधर पटना में कांग्रेस दफ्तर के अंदर कांग्रेस के कुछ नेताओं की पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव से जोरदार बहस हो गई। पप्पू यादव वहां उन नेताओं को मनाने पहुंचे थे जो कांग्रेस की तरफ से शो कॉज नोटिस दिए जाने के बाद नाराज थे। लेकिन जैसे ही पप्पू यादव उनसे बात करने के लिए पटना में कांग्रेस के दफ्तर में पहुंचे, कांग्रेस के उन नेताओं का पारा और चढ़ गया। उन्होंने पप्पू यादव पर ही आरोप लगाने शुरू कर दिए। यहाँ पर अखिलेश बाबू उतने ही दोषी हैं जितने राजेश नाम। इससे पहले तक कांग्रेस के वो नेता जमीन पर बैठकर धरना दे रहे थे। उन्हें समझाने के लिए पप्पू यादव भी जमीन पर ही बैठ गए, लेकिन फिर वहां माहौल गर्मा गया। बताया गया कि जिन नेताओं ने हंगामा किया उन्हें बिहार कांग्रेस ने अनुशासनहीनता के मामले में शो कॉज नोटिस जारी किया था
और इसी बात का विरोध जताने के लिए बिहार कांग्रेस के वो नेता अपने समर्थकों के साथ पटना के कांग्रेस दफ्तर में जुटे। उन्होंने वहां जोरदार हंगामा किया और कांग्रेस के वो नेता ये मांग करते नजर आए कि बिहार विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को पद से हटाया जाना चाहिए। राजेश राम शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो वो हाथों में जो पोस्टर लेकर आए उनमें राहुल गांधी की तस्वीर दिखी। इसके अलावा उनमें कई तख्तियों में बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम और प्रभारी को हटाने की मांग लिखी नजर आई। उन्होंने तो ये आरोप भी लगाया कि राहुल गांधी ने बिहार में जो यात्राएं की उनके नाम पर भी प्रदेश अध्यक्ष और बिहार के प्रभारी नेताओं ने जमकर धांधली की। और प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की वजह से ही बिहार में कांग्रेस दहाई के आंकड़े को भी नहीं छू पाई थी। इसी वजह से उनके इस्तीफे की मांग उठने लगी और पटना के कांग्रेस दफ्तर में इस पर जमकर नारेबाजी हुई। कुछ नेताओं ने तो बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम पर तीखे हमले बोले। ये संघ के एजेंट है, संघ के स्लीपर सेल है लोग, इसलिए इनको बिहार कांग्रेस से हटाना ही सबसे उचित होगा। पटना के कांग्रेस दफ्तर में यह हंगामा घंटों तक चला। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के कई नेता और उनके समर्थक सड़क पर धरने पर बैठ गए और करीब उतने ही लोग पटना के कांग्रेस दफ्तर के अंदर भी नारेबाजी करते रहे। इस बीच जैसे ही बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम वहां पहुंचे, वहां हंगामा बढ़ गया और राजेश राम का अध्यक्ष के कमरे तक पहुंचना मुश्किल हो गया। हालांकि वो किसी तरह वहां पहुंचे और उन्होंने हालात को संभालने के लिए पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को भी बुला लिया। इसके बाद राजेश राम ने पप्पू यादव के साथ अलग से बैठक की। जरा सा मीडिया वाले रुक जाइए, जरा 5 मिनट। राजेश राम और पप्पू यादव के बीच कुछ देर तक बंद कमरे में बातचीत चली। इस दौरान प्रदर्शन करने वाले कई नेता उस कमरे के बाहर ही खड़े रहे और वहां हंगामा भी नहीं रुका। कुछ लोग कमरे के बाहर खड़े रहे तो कई नेता तो कांग्रेस दफ्तर में यहां वहां धरने पर बैठ गए। वो अध्यक्ष राजेश राम से बात करने की मांग पर अड़ गए और उनमें एक शख्स तो राजेश राम और पप्पू यादव की बंद कमरे में चल रही मीटिंग में घुस गए। बोलो भाई, अध्यक्ष से एक मिनट बात करेंगे। बताया गया कि इसी मीटिंग के बाद पप्पू यादव नाराज नेताओं से बातचीत करने के लिए बाहर आए थे, लेकिन उससे भी बात नहीं बन पाई। कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने टिकट बंटवारे के वक्त उनकी सलाह नहीं मानी थी और जब नतीजों के बाद उनका विरोध हुआ तो उन्होंने 43 नेताओं पर अनुशासनहीनता का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। उधर राजस्थान के दौसा में एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार में दौड़ रहे एक कंटेनर ट्रक में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। रोंगटे खड़े कर देने वाले इस हादसे में उस कंटेनर ट्रक के ड्राइवर की झुलसने से मौत हो गई, क्योंकि एक्सप्रेसवे पर चल रहा कंटेनर अचानक बिजली के खंभे से टकरा गया। देखते ही देखते उसमें जोरदार धमाका हुआ और पूरा कंटेनर धधकता नजर आया। उसके चारों तरफ आग की लपटें फैल गईं। आग लगते ही कई फीट ऊपर तक काले धुएं का गुबार उठता दिखा। दिल दहला देने वाला हादसा दौसा जिले के राहुवास थाना क्षेत्र के डूंगरपुर इलाके के पास हुआ। जानकारी के मुताबिक नॉनवेज खाने से भरा वो कंटेनर दिल्ली से मुंबई की तरफ जा रहा था, तभी उसमें भीषण आग लग गई और आग इतनी तेजी से फैली कि उस कंटेनर के ड्राइवर को बचने का मौका तक नहीं मिला। झुलसने की वजह से कुछ ही सेकंड में उसकी मौत हो गई और आग लगने के बाद वो कंटेनर बीच सड़क पर पलटा दिखा। इस हादसे के बाद एक्सप्रेसवे पर लोगों की भीड़ लग गई। खबर मिलते ही दमकल विभाग की टीम आग बुझाने में जुटी नजर आई। इसके अलावा पुलिस की टीम भी हादसे की जांच में जुट गई। आशंका जताई गई कि कंटेनर में तकनीकी खराबी आने की वजह से आग लगी। कोई रेफ्रिजरेटर या फिर कोई फ्रीजिंग सिस्टम्स जो कंटेनर्स में रहते हैं उसमें कुछ ना कुछ इश्यू आया है। हालांकि पुलिस पूरे हादसे की जांच में जुट गई। इस बीच दमकल कर्मी काफी देर तक उस कंटेनर में लगी आग को बुझाने की कोशिश में लगे रहे। इस दौरान उससे लगातार धुआं निकलता नजर आया, लेकिन काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। उधर हिमाचल प्रदेश के शिमला में अवैध मस्जिद के खिलाफ हिंदूवादी संगठनों का अनशन लगातार चौथे दिन भी जारी रहा। बताया गया कि कुछ दिन पहले उस अवैध मस्जिद में हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों को नमाज पढ़ने से रोका था और इसके बाद पुलिस ने हिंदूवादी संगठनों के 6 लोगों पर केस दर्ज किया था। वहां पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने नाराजगी जाहिर की और शिमला के संजौली इलाके में अनशन शुरू कर दिया। वहां अनशन के चौथे दिन देवभूमि संघर्ष समिति नाम के हिंदूवादी संगठन के एक सदस्य की तबीयत बिगड़ गई। वो वहां आमरण अनशन कर रहे थे। मेरी तबीयत हल्की सी खराब हो गई थी, जिस कारण मुझे आईजीएमसी हॉस्पिटल आना पड़ा आंदोलन में आप सब लोगों का साथ छोड़कर। उन्होंने अनशन में शामिल हिंदूवादी संगठनों के लोगों से मांगे पूरी न होने तक वहां डटे रहने की अपील की
और प्रशासन से लिखित में आश्वासन मिलने के बाद ही अनशन खत्म करने की बात कही गई। शिमला के संजौली इलाके में मौजूद उस मस्जिद को बहुत पहले ही नगर निगम और कोर्ट की तरफ से अवैध ढांचा घोषित कर दिया गया था, लेकिन उसे प्रशासन की तरफ से ढहाया नहीं गया और हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। शिमला के संजौली इलाके में वो लोग धरने पर बैठ गए। वहां कई बैनर और पोस्टर लगे दिखाई दिए और उनमें उस अवैध मस्जिद को ढहाने की मांगें लिखी नजर आईं। इसके साथ ही उस अवैध मस्जिद में नमाज पढ़ने पर रोक लगाए जाने और बिजली की सप्लाई बंद करने की भी मांग की गई। मौखिक रूप से बहुत सी चीजें उन्होंने मानी, जब तक लिखित रूप से कोई चीजें हमारे तक नहीं पहुंचती है तो वो आंदोलन का निर्णायक मोड़ नहीं माना जाता या उसका कंक्लूजन नहीं माना जाता कि आंदोलन अभी खत्म हुआ है। वहां अनशन करने वाले लोगों ने अपनी मांगें पूरी न होने पर प्रशासन को बड़े आंदोलन की चेतावनी दे दी। और बताया गया इस अनशन के साथ ही शिमला के संजौली थाने के बाहर बड़े प्रदर्शन की तैयारी कर ली गई। ऐसे में वहां प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और कई रास्तों पर बैरिकेडिंग भी लगा दी गई। और शिमला के संजौली इलाके में मौजूद उस अवैध मस्जिद के आसपास भी बैरिकेडिंग कर दी गई। बताया गया कि 14 नवंबर को हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने उस अवैध मस्जिद में मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों को नमाज पढ़ने से रोका था और इसके बाद हिंदूवादी संगठनों के 6 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। इसी शिकायत के बाद हिंदूवादी संगठनों के लोग भड़क गए और संजौली थाने के बाहर वो लोग तंबू लगाकर धरने पर बैठ गए। जो ये FIR हैं वो FIR बहुत 2-3 ऐसी धाराएं हैं जिसमें ऐसा दर्शाया जा रहा है कि हमने वहां पे बहुत बड़ा कोई कांड किया है। वहां अनशन करने वालों ने प्रशासन से जल्द उस अवैध मस्जिद को ढहाने की मांग की। और शिमला के संजौली इलाके में मौजूद उस अवैध मस्जिद के खिलाफ पिछले साल भी बड़ा प्रदर्शन किया गया था। वहां प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई थी, लेकिन प्रदर्शन के बाद भी अवैध निर्माण को नहीं ढहाया गया। बताया गया कि शिमला नगर निगम ने पहले उस मस्जिद की ऊपरी 2 मंजिलों को अवैध माना था, लेकिन बाद में पूरी मस्जिद ही अवैध घोषित कर दी गई थी। पिछले साल शिमला के संजौली इलाके में इसे ढहाने को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन किए गए थे। वहां विरोध के दौरान पुलिस और प्रदर्शन करने वालों के बीच झड़पें भी हो गई थी। वहां उस मस्जिद के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर एक बार फिर हिंदूवादी संगठनों के लोग सड़क पर उतर आए। उन्होंने प्रशासन को चक्का जाम करने की चेतावनी दे दी। इधर दिल्ली में 16 साल के छात्र की खुदकुशी के बाद उसके स्कूल के बाहर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया। आरोपी टीचरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कई लोग उस प्राइवेट स्कूल के बाहर पहुंच गए। वहां पढ़ने वाले शौर्य पाटिल नाम के छात्र ने राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन से कूदकर अपनी जान दे दी थी। और इस मुद्दे पर स्कूल प्रशासन के खिलाफ लोगों का गुस्सा और भड़क गया। वो बड़ी संख्या में सेंट कोलंबस स्कूल के बाहर इकट्ठा हो गए, जहां शौर्य पाटिल पढ़ता था। उन्होंने आरोपी टीचरों पर सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की। प्रदर्शन में खुदकुशी करने वाले छात्र के परिवार वाले और रिश्तेदारों समेत कई दूसरे छात्रों के भी माता पिता पहुंचे। उन सबकी आंखें नम दिखीं तो कई लोग बेहद गुस्से में भी नजर आए और उन्होंने इस बात पर भी अपना गुस्सा जाहिर किया कि इतनी बड़ी घटना हो जाने के बावजूद स्कूल प्रशासन ने अफसोस नहीं जताया। छात्र की खुदकुशी पर भड़के लोगों ने स्कूल के प्रिंसिपल को भी आड़े हाथ लिया और घटना के लिए जिम्मेदार टीचरों को गिरफ्तार किए जाने की मांग की। स्कूल के बाहर इकट्ठा हुए लोगों ने स्कूल प्रशासन पर अपना गुस्सा निकाला। उनके मुताबिक छात्र की खुदकुशी के बावजूद न तो प्रिंसिपल ने और न ही स्कूल के किसी दूसरे कर्मचारी ने ही दुख जताया। हमारे बच्चे के लिए सहानुभूति तो दें। हमारा ये कसूर है कि हमारा बच्चा बाहर से आया हुआ है, एक सॉरी भी नहीं बोला है अभी तक। शर्म से डूब मरो। लोगों ने कई बैनर और पोस्टरों के साथ स्कूल के बाहर अपना विरोध जताया। उन बैनरों पोस्टरों के जरिए शौर्य पाटिल को न्याय दिलाने की मांग की गई। इस दौरान खुदकुशी करने वाले छात्र की याद में मोमबत्तियां भी जलाई गईं। और प्रदर्शन में शामिल हुए शौर्य पाटिल के रिश्तेदारों ने कुछ टीचरों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि उन टीचरों की वजह से ही उनके बेटे ने अपनी जान दे दी थी और उनके मुताबिक अगर शौर्य को इतना परेशान नहीं किया गया होता तो वो खुदकुशी करने के बारे में कभी नहीं सोचता। छात्र के रिश्तेदारों ने स्कूल के कुछ टीचरों को इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार ठहराया। धक्का भी मैम दी और बच्चा हमारा रोने लगा। उसके बाद भी मैडम ने बोला तेरे आंसू बहाने से कोई फायदा नहीं है। दावा किया गया कि पिछले कई महीनों से शौर्य पाटिल अपने स्कूल में ये सब कुछ झेल रहा था। उसके परिवार वालों के मुताबिक छोटी छोटी बातों के लिए भी सबके सामने उसे बुरी तरह डांटा जाता था और इसीलिए वो बेहद तनाव में था। और इसके लिए उन्होंने सुसाइड नोट का भी हवाला दिया। मामले की जांच में जुटी पुलिस के मुताबिक शौर्य पाटिल ने अपनी जान देने से पहले जो सुसाइड नोट लिखा था उसमें उसने अपने स्कूल के कुछ टीचरों पर गंभीर आरोप लगाए थे। और शौर्य पाटिल के परिवार वालों ने उन टीचरों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया जिनका जिक्र सुसाइड नोट में किया गया था।
4 टीचर हैं और हम टीचर की बात नहीं करेंगे, लेकिन 4 जो टीचर हैं उनकी सजा दी जाए। इसके साथ ही उन लोगों ने चेतावनी दे दी कि जब तक आरोपी टीचरों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक वो स्कूल के बाहर से नहीं हटेंगे। इस बीच स्कूल प्रशासन ने उन 4 टीचरों को मामले की जांच पूरी होने तक सस्पेंड कर दिया, लेकिन गुस्साए लोग इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने अपनी मांग पूरी होने तक वहीं डटे रहने की धमकी दे दी। और छात्र की खुदकुशी के मामले की जांच के लिए दिल्ली सरकार ने एक कमेटी का गठन कर दिया। 5 सदस्यों वाली ये कमेटी 3 दिन के भीतर घटना की जांच करेगी और जांच के बाद अपनी रिपोर्ट दिल्ली सरकार को सौंप देगी। सरकार ने भरोसा दिया कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। मैं इसको एक शिक्षा मंत्री के रूप में नहीं, एक गंभीर चिंतित पेरेंट के रूप में इस घटना को देख रहा हूं। दिल्ली सरकार ने इस मामले को लेकर सभी स्कूलों को यह निर्देश भी दिया कि वो छात्रों की मेंटल हेल्थ को पूरी गंभीरता से लें। सभी स्कूलों को यह आदेश भी दिया गया कि वो ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सीबीएसई की तरफ से जारी सभी दिशा निर्देशों का पालन करें। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने भरोसा दिया कि इस काम में सरकार सभी स्कूलों की पूरी मदद करेगी। हालांकि शौर्य पाटिल के स्कूल की तरफ से मामले पर कोई बयान सामने नहीं आया। स्कूल के बाहर जुटे लोग इसी बात पर विरोध जताते रहे कि प्रिंसिपल ने उन्हें घटना के बाद स्कूल प्रशासन की तरफ से उठाए गए कदमों की कोई जानकारी क्यों नहीं दी। और इसी बात ने उनके गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। स्कूल के मेन गेट के बाहर हो रहे इस जोरदार प्रदर्शन की वजह से वहां पढ़ने वाले छात्रों को दूसरे गेट से अंदर दाखिल होना पड़ा और फिर उसी रास्ते से बाहर निकलना पड़ा। पूरा हंगामा छात्र की खुदकुशी को लेकर हुआ। दावा किया गया कि 16 साल के शौर्य पाटिल को रोजाना प्रताड़ित किया जाता था और इसी से तंग आकर उसने राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन से कूदकर अपनी जान दे दी थी। बाद में पुलिस उसके परिवार वालों के अलावा कई दोस्तों और स्कूल के कर्मचारियों से पूछताछ में जुट गई। और दिल्ली के बाद मध्य प्रदेश के रीवा से भी इसी तरह का डरा देने वाला मामला सामने आया। वहां एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले 11वीं क्लास की छात्रा ने अपने घर पर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। उसके परिवार वालों ने दावा किया कि छात्रा स्कूल के एक टीचर की हरकतों से बेहद परेशान थी और दावा किया गया कि उसी टीचर की वजह से छात्रा ने यह कदम उठा लिया। 11वीं क्लास में पढ़ने वाली उस छात्रा के परिवार वालों के मुताबिक टीचर की हरकतों से परेशान होकर वो मानसिक रूप से टूट चुकी थी। कुछ अपने घर में तो कोई दिक्कत नहीं थी आपसे, तो यही कहेंगे कि विद्यालय से मामला जुड़ा है। पुलिस को छात्रा के घर से एक सुसाइड नोट भी मिला। उस नोट के जरिए स्कूल के एक टीचर पर कई आरोप लगाए गए। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने छात्रा का मोबाइल फोन भी अपने कब्जे में ले लिया ताकि कॉल डिटेल और मैसेज से उसे कोई सुराग मिल सके। क्योंकि छात्रा के परिवार वालों ने दावा किया कि वो लंबे वक्त से तनाव में थी। उनके मुताबिक आरोपी टीचर न सिर्फ छात्रा को बुरी तरह पीटता था बल्कि गलत तरीके से उसे छूने की भी कोशिश करता था। और दावा किया गया कि उस टीचर ने इतना टॉर्चर किया कि छात्रा उसे सह नहीं पाई। बताया गया कि पुलिस को जो सुसाइड नोट मिला उसमें इन सारी बातों का जिक्र है। जांच में जो भी फैक्ट्स आएंगे या जो भी तथ्य सामने आते हैं तो उस अनुसार इसमें आगे कार्यवाही की जाए। हालांकि इस मामले में स्कूल प्रशासन और आरोपी टीचर की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया। इस बीच पुलिस सुसाइड नोट और मोबाइल फोन की मदद से खुदकुशी की वजह तलाशने में जुट गई। और इस सब के बीच महाराष्ट्र के जालना में भी एक छात्रा के खुदकुशी कर लेने से सनसनी मच गई। 13 साल की उस छात्रा ने स्कूल की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। हालांकि इस बात की जानकारी नहीं मिल सकी कि उसने ये कदम क्यों उठाया। लेकिन 8वीं क्लास में पढ़ने वाली उस छात्रा के परिवार वालों ने स्कूल के टीचरों को जिम्मेदार ठहरा दिया। इस बीच घटना की जानकारी मिलते ही छात्रा के परिवार वाले और कई रिश्तेदार अस्पताल पहुंच गए, जहां इलाज के दौरान छात्रा ने दम तोड़ दिया। उन्होंने दावा किया कि टीचरों के अत्याचार से तंग आकर ही उसने खुदकुशी कर ली। बाद में पुलिस उनके दावों की जांच में जुट गई। उसकी जो भी कारण है उसकी तय तक जाने के लिए हम तपास कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। पुलिस ने खुदकुशी की वजह का पता लगाने के लिए 3 टीमों का गठन भी कर दिया। इधर जयपुर में 4th क्लास की एक छात्रा की खुदकुशी के बाद स्कूल की मान्यता रद्द किए जाने की मांग की गई। इससे पहले सीबीएसई की टीम ने अपनी जांच के बाद स्कूल प्रशासन को कारण बताओ नोटिस जारी किया। वहां कुछ रोज पहले उस छात्रा ने स्कूल की 4थी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी थी। और सीबीएसई की जांच रिपोर्ट सामने आते ही छात्रा के पिता ने स्कूल प्रशासन पर अपना गुस्सा उतारा। उन्होंने स्कूल के कुछ टीचर, छात्रा की क्लास टीचर और प्रिंसिपल पर खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप लगाया। साथ ही स्कूल की मान्यता रद्द किए जाने की भी मांग की। उसका रद्द होना चाहिए और सीबीएसई तय करेगी बाकी बच्चों का उसको कैसे शिफ्ट करा जाए। उन्होंने दावा किया कि स्कूल में छात्रा का उत्पीड़न हुआ था और कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। और दावा किया गया कि इसी बात से परेशान होकर छात्रा ने आत्महत्या कर ली थी। बाद में मामले की जांच के लिए सीबीएसई ने 2 सदस्यों वाली एक कमेटी का गठन कर दिया था।
और जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट में ऐसी कई कमियों को उजागर किया जो उसने स्कूल में पाई। घटना इसी महीने की 1 तारीख को हुई थी, जब चौथी क्लास में पढ़ने वाली उस छात्रा ने चौथी मंजिल से अचानक छलांग लगा दी थी। बाद में सीबीएसई की टीम ने जो जांच रिपोर्ट पेश की, उसके मुताबिक जिस जगह पर छात्रा गिरी थी उसे धुलवा दिया गया था, जिसकी वजह से जांच पर असर पड़ा। रिपोर्ट में बताया गया कि छात्रा ने उत्पीड़न की कई बार शिकायत की थी, लेकिन स्कूल प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। साथ ही सुरक्षा नियमों की अनदेखी का भी दावा किया गया। सौगात की एक बात यह कि स्कूल जाने वाले बच्चे जान क्यों दे रहे हैं और टीचरों पर इल्जाम लगा कि जान दे रहे हैं, तो ये कोई छोटी बात तो है नहीं। टीचरों पर इल्जाम लगा के जान दे रहे हैं। किसी एक जगह की या एक स्कूल की भी खबरें नहीं आ रही हैं। दिल्ली में 16 साल का बच्चा, जालना में 13 साल की बच्ची, जयपुर में चौथी क्लास की बच्ची, सबके माता पिता कह रहे हैं हमारे बच्चों को टीचर ने तंग किया या मारपीट की या मानसिक टॉर्चर किया या बुलिंग होने दी, या बच्चे ने शिकायत की तो उसको अनसुना कर दिया। दिल्ली में शौर्य के घर वाले बता रहे हैं कि 4-5 महीने से बच्चा घर पर टीचरों की शिकायत कर रहा था। इतना संवेदनशील बच्चा जो अपने अंग दान करना चाहता था, उसे भी नहीं समझा ही नहीं गया। रीवा की बेटी बता रहे हैं कि सुसाइड नोट में लिखा टीचर मारते थे। तो क्या टीचरों की कोई ट्रेनिंग नहीं होती? पहले तो फिर टीचरों को पढ़ाओ ना। सब बच्चे एक जैसे थोड़े होते हैं, ये तो टीचर को पता ही होना चाहिए। और टीचरों से अगर बच्चे नहीं संभाले जा रहे हैं तो छोड़ दें। फिर कह रहे हैं कि बच्चों को काउंसलिंग की जरूरत है। हो सकता है वो बात सही हो, लेकिन यहां तो लग रहा है कि टीचरों को काउंसलिंग की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मार नहीं सकते, प्रताड़ित नहीं कर सकते, ऐसे नियम बनाने से तो कुछ हो नहीं रहा। कई तो शेखी बगाड़ते हैं कि सबको सीधा करना आता है उनको, वो इसको डिसिप्लिन समझते हैं। अरे बच्चों ने जान दे दी। जाहिर सी बात है टीचर की मंशा तो ऐसी नहीं रही होगी, लेकिन ये हो गया है ना, तो सीरियसली तो लो इस बात को कि इस तरह से नहीं कंट्रोल कर सकते आप। ये कोई डिसिप्लिन करने का तरीका नहीं होता। स्कूल भी काउंसलिंग करवाए ना टीचरों की। और अगर संवेदनशीलता नहीं है तो फिर टीचर तो ना ही बनिए आप। 100 बात की एक बात। उधर बांग्लादेश में आए भीषण भूकंप की वजह से वहां 6 लोगों की जान चली गई। भूकंप का केंद्र बांग्लादेश की राजधानी ढाका के नजदीक था। वहां धरती इतनी जोर से हिली कि पश्चिम बंगाल समेत भारत के भी कई राज्यों में दहशत फैल गई। लेकिन बांग्लादेश की राजधानी ढाका में तो भूकंप से लोगों का कलेजा कांप उठा। वहां से आई तस्वीरों में दिखा कि एक मकान के अंदर मौजूद हर चीज बुरी तरह थर्रा उठी। धरती के दहलते ही उस मकान में मछलियों वाले एक्वेरियम भी जोर जोर से हिलने लगे। उनका पानी बाहर छलक आया। छत पर लगे पंखे तो इस तरह हिचकोले खाने लगे जैसे कोई उन्हें झूला झुला रहा हो। इस खौफनाक मंजर को देख उस मकान में मौजूद एक महिला डर के मारे सहम गई। वो दरवाजे को पकड़कर खड़ी हो गई। इधर उत्तर प्रदेश के बरेली में एक जिम ट्रेनर पर एक महिला के अपहरण के आरोपों पर लोगों ने हंगामा कर दिया। पुलिस के मुताबिक कुछ दिन पहले वो महिला अपना घर छोड़कर किसी व्यक्ति के साथ चली गई थी। लेकिन उस महिला के परिवार वालों ने उस जिम ट्रेनर पर अपहरण का आरोप लगा दिया। जब तक सोए न आए। बरेली के इज्जत नगर इलाके में उस महिला के भाई बीच सड़क पर बैठकर हंगामा करते नजर आए। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में हिंदूवादी संगठनों के लोग भी मौजूद रहे। जब लड़की को वो भाई लेके जाने लग जाता है तब वो दोनों जने उस पर हमलावर हो जाते हैं, उसको मारते हैं मुक्कों से, फिर हेलमेट से उसके सिर पे मारते हैं। हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने उस जिम में काम करने वाले उस ट्रेनर पर उस महिला के अपहरण का आरोप लगाया। उनके मुताबिक उस महिला के भाई ने उन्हें अपने साथ घर ले जाने की कोशिश की, लेकिन आरोप लगा कि मुस्लिम समुदाय के उस जिम ट्रेनर ने उन पर हमला कर दिया। और इसके बाद बरेली के इज्जत नगर इलाके में दोनों पक्षों में झड़प शुरू हो गई। हालांकि इसकी जानकारी मिलने पर कई पुलिसकर्मी वहां पहुंच गए। उन्होंने दोनों पक्षों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उस महिला के परिवार वालों का गुस्सा फूट पड़ा। वहां उनके परिवार वालों के साथ हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने उस जिम को घेर लिया और वो लोग जमकर नारेबाजी करते नजर आए। इस दौरान उनमें कुछ लड़कों ने उस जिम के बाहर खड़ी एक मोटरसाइकिल को जमीन पर गिरा दिया और वो लोग उस पर पत्थर बरसाते दिखे। 15 दिन पहले अपने घर से किसी के साथ में चली गई थी और उसके भाई को ये पता लगा कि वो किसी जिम के अंदर जिम ट्रेनर है और एक जिम ट्रेनर के साथ में उसका रिलेशन था। पुलिस के मुताबिक वो महिला कुछ दिन पहले अपना घर छोड़कर किसी व्यक्ति के साथ चली गई थी, लेकिन उस महिला के परिवार वालों ने उस जिम के ट्रेनर पर उनके अपहरण का आरोप लगा दिया और उन्होंने इस मामले में कार्रवाई की मांग की। उधर अयोध्या के राम मंदिर में 25 नवंबर को होने वाले ध्वजारोहण कार्यक्रम से पहले ही अयोध्या में श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराएंगे।
और उसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अयोध्या में पहले से ही राम भक्तों का हुजूम जुटना शुरू हो गया। रामलला के दर्शन के लिए हजारों की तादाद में श्रद्धालु वहां पहुंचे। राम मंदिर का काम लगभग पूरा हो चुका है और वहां शिखर पर कलश भी स्थापित किया जा चुका है। कलश लेके सब बहने भाई निकले, सबको देख के हमको खूब आनंद हुआ, हम खूब हर्ष हो गया है। इस दौरान कुछ राम भक्तों ने अयोध्या में यात्रा भी निकाली। उनके मुताबिक राम धुन गाते हुए वो हर साल अयोध्या में मौजूद 108 मंदिरों की परिक्रमा करते हैं। और 25 नवंबर को होने वाले ध्वजारोहण कार्यक्रम को देखते हुए अयोध्या की सजावट के काम ने भी रफ्तार पकड़ ली। वहां रामलला के मंदिर के साथ ही मंदिर की तरफ जाने वाले रास्तों पर भी साजो सजावट का काम शुरू कर दिया गया, ताकि 25 नवंबर को राम मंदिर में होने वाले ध्वजारोहण कार्यक्रम के दिन अयोध्या दुल्हन सी लगे। मुख्य मंदिर की तरफ जाने वाले रास्तों पर दीवार पर भगवान राम समेत हनुमान की पेंटिंग बनाई गई। अवसर मिला हमें राम जन्मभूमि पे काम करने का, इसलिए हम लोग चित्रकारी कर रहे हैं और थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है। अयोध्या तक जाने वाले रास्तों के डिवाइडरों और सड़कों पर भी नया रंग चढ़ाने का काम तेज कर दिया गया। इधर मंदिर के अंदर मौजूद अलग अलग मंडपों में नक्काशी का काम आखिरी दौर में पहुंच गया। शानदार नक्काशी की वजह से वो मंडप बेहद खूबसूरत दिखे। और अयोध्या के व्यापारियों के कई संगठनों ने ध्वजारोहण कार्यक्रम से एक दिन पहले यानी 24 नवंबर को अयोध्या में दिवाली जैसा त्योहार मनाने की तैयारी कर ली। वहां मंदिर के आसपास के व्यापारियों ने एक बैठक की और व्यापारियों के मुताबिक उस बैठक में यह तय किया गया कि 24 नवंबर की शाम को अयोध्या में दिवाली जैसा त्योहार मनाया जाएगा। हम वहाँ पर मोमबत्तियाँ जलाएंगे, दिए जलाएंगे और 24 की रात में एक दीपावली जैसा नज़ारा अयोध्या में नजर आएगा। अयोध्या के विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने दावा किया कि व्यापारियों की इस बैठक में ध्वजारोहण कार्यक्रम से जुड़े कई फैसले लिए गए। उनके मुताबिक व्यापारी प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारी में भी खड़े नजर आएंगे। और वहीं दूसरी तरफ गुजरात के अहमदाबाद में वो ध्वजा तैयार हो गई जो 25 नवंबर को अयोध्या के राम मंदिर के शिखर पर फहराई जाएगी। और भगवा रंग की उस ध्वजा पर बेहद बारीकी से चीजें उकेरी गईं। उस ध्वजा पर भगवान राम के कुल के प्रतीक सूर्य और कोविदार वृक्ष को भी दिखाया गया। ध्वज के ऊपर जो प्रतीक है वो राम भगवान के जो प्रतीक होते हैं, जैसे सूर्य भगवान है उसके ऊपर वृक्ष है, वो भी है उसमें। अयोध्या के राम मंदिर पर जो ध्वजा फहराई जाएगी वो सिल्क के कपड़े की बनाई गई है और उस पर हाथ से ही सारी कलाकारी की गई है। जानकारी के मुताबिक ये झंडा 11 फीट चौड़ा और 22 फीट लंबा है और इसे बनाने में 4 से 5 कारीगर लगाए गए थे। इधर मध्य प्रदेश के खंडवा के एक सरकारी अस्पताल में मरीजों के बेड पर कुत्ते सोते नजर आए। आरोप लगाया गया कि उस अस्पताल में कामकाज की निगरानी के लिए किसी भी अधिकारी की तैनाती नहीं की गई और इसीलिए वहां का हाल ऐसा हो गया कि जिन बिस्तरों पर मरीजों का इलाज होना चाहिए वहां कुत्ते आराम करते दिखे। ये CHC किलोद अस्पताल है और ये देखिए यहाँ पे मरीज की जगह कुत्ते सो रहे हैं। ये मामला खंडवा के किल्लौद गांव का रहा। उस अस्पताल के वार्ड में न तो कोई स्वास्थ्य कर्मी दिखा न ही डॉक्टर। वो कुत्ते बेफिक्र होकर वहां सोते दिखे। वहां इलाज के लिए आने जाने वाले लोगों ने आरोप लगाया कि उस अस्पताल की साफ सफाई पर कोई ध्यान नहीं देता। उनका आरोप है कि वहां के हालात ऐसे हैं कि वार्ड के दरवाजे तक कोई बंद नहीं करता, जिसकी वजह से कुत्ते मरीजों के बेड तक पहुंच जाते हैं। सौ बात की एक बात यह कि अंग्रेजी में एक कहावत होती है, इट्स गॉन टू द डॉग्स। सरकारी अस्पतालों में तो वाकई ये दिख जाता है। खंडवा जिले के किल्लौद गांव के सरकारी अस्पताल में जहां मरीजों को बिस्तर मिलना चाहिए वहां कुत्ते आराम कर रहे हैं। मरीजों के बेड पर कुत्तों का कब्जा है। कोई डॉक्टर नहीं दिख रहा वीडियो में, कोई नर्स नहीं, कोई वार्ड बॉय नहीं, दरवाजे खुले पड़े हैं, कोई बंद करने वाला तक नहीं। मतलब क्या है? अगर कोई बीमार बच्चा आए, कोई बुजुर्ग आए, कोई गर्भवती महिला आए तो क्या वो कुत्तों के साथ बिस्तर शेयर करेंगे? शहरों में कह रहे हैं कि सड़कों पर गलियों में स्वच्छता अभियान चल रहा है, अस्पताल में कुत्ते बैठे हैं बेड पर। जिन अधिकारियों के जिम्मे ये अस्पताल हैं उनके घर में ऐसे ही होता है क्या? दरवाजे दिन रात खुले रहते हैं, कुत्ते आते हैं, सोते हैं, घूमते फिरते हैं। अस्पताल में लोग जाएं बीमारी ठीक करने या नई बीमारियां अपने साथ लाने? पब्लिक के पैसे से चल रहे हैं ना ये अस्पताल, कोई देखने वाला नहीं है क्या? फिर वही कह रहे हैं कि जांच कर रहे हैं, कार्रवाई करेंगे, जांच कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, कार्रवाई करेंगे, बस यही चलता रहता है। इस बार ऐसा क्यों नहीं कर लेते कि कार्रवाई कर दें फिर जांच कर लेना? क्या कार्रवाई करेंगे? क्या जिन अधिकारियों की यह जिम्मेदारी होती है वो अपने घर वालों का यहां इलाज करवाएंगे? ये कर दो कार्रवाई, एक बार ये कर दो कि अधिकारियों के घर वालों का इलाज यहीं होगा और कहीं नहीं होगा, फिर देखो। 100 बात की एक बात। उधर उत्तर प्रदेश के वृंदावन में शराब की दुकानें बंद करवाने का एक और वीडियो सामने आया।
इसके बाद एक दुकानदार की शिकायत पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और बाकी आरोपियों की तलाश तेज कर दी, क्योंकि वो लोग शराब की उस दुकान का शटर गिराकर हंगामा करते दिखे। आरोप लगा कि उन लोगों ने कर्मचारियों को भी अंदर ही बंद कर दिया। पूरे ब्रिज के अंदर कई ठेका नहीं खुलने देंगे। अभी दक्ष भाई, अक्कू भाई, हमने इस ठेके का शटर डाउन कर दिया। इस दौरान उन लोगों ने प्रशासन से लेकर नेताओं तक को खुली चुनौती दे दी। वो प्रशासन आना हो वो आ जाओ, एसडीएम आ जाओ, कोई नेता विधायक आ जाओ। शराब की दुकान के आगे बैठे लोगों ने लगातार नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने ब्रिजवासियों से भी उनका साथ देने की अपील की। भाई खड़े, हम क्या कुछ गलत कर रहे हैं? वहां हंगामे के दौरान उनके साथ ही वीडियो बनाते नजर आए। और मथुरा के वृंदावन की शराब की उस दुकान को बंद करने के बाद उन लोगों ने साफ साफ कह दिया कि उन्हें किसी भी चीज का खौफ नहीं है और उन्होंने चेतावनी दी कि किसी भी कीमत पर वृंदावन में मांस और दारू नहीं बिकने देंगे। फांसी ले लेंगे, ब्रिज के अंदर दारू बिकने नहीं देंगे। उस दुकान के बाहर सड़क पर खड़े लोगों से वो लगातार अपील करते रहे कि दुकानें बंद करवाने में उनका साथ दें। इस दौरान उन्होंने नेताओं को भी खुलेआम चुनौती दी। अगर कोई भी नेता विधायक ठेकी लगा देना तो वो भी खड़े हो जाना आगे। उन लोगों ने काफी देर तक शराब की उस दुकान को बंद रखा। उन पर आरोप लगा कि उनकी इस हरकत से दुकान के मालिक को हजारों का नुकसान हुआ। और हंगामा कर रहे लोग लगातार दूसरे लोगों को भगवान श्री कृष्ण की कसम देकर उनका समर्थन करने को कहते रहे। वृंदावन की शराब की 3 दुकानों को कुछ दिन पहले भी बंद करने की कोशिश की गई थी और एक बार फिर उनमें एक दुकान का शटर गिराकर हंगामा किया गया। दारू बंद करो, बंद करो, बंद करो। हंगामा कर रहे लोगों ने चेतावनी दी कि वो वृंदावन के सुनरख मार्ग पर शराब की दुकानें नहीं खुलने देंगे। चल नहीं देंगे क्योंकि हमारे पर्यावरण मारा जाता है इस रास्ते से। उनके मुताबिक उन दुकानों के मालिक अगर उस दुकान को हटाने की तारीख बता देंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी और अगर वो दुकानें उस मार्ग से नहीं हटाई गई तो वो लगातार हंगामा करेंगे, क्योंकि सुनरख मार्ग के रास्ते से प्रेमानंद जी महाराज की यात्रा निकलती है और इसीलिए उन शराब की दुकानों को बंद करने की चेतावनी दी गई, क्योंकि उस रास्ते से प्रेमानंद महाराज की यात्रा निकलती है। आधी रात के वक्त प्रेमानंद महाराज की यात्रा वृंदावन में श्री कृष्ण शरणम कॉलोनी से शुरू होकर केली कुंज आश्रम तक जाती है। प्रेमानंद महाराज के साथ साधुओं की टोली भी उनके साथ चलती है। वहां भक्तों की भारी भीड़ लगती है। हालांकि रात के समय शराब की दुकानें बंद रहती हैं, लेकिन बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने अपील की थी कि इस यात्रा के 1.5 किलोमीटर के रास्ते में शराब की दुकानें हटाई जाएं। इसके बाद से ही हंगामा शुरू हो गया। सौभाग्य की एक बात यह कि वृंदावन में प्रेमानंद महाराज की यात्रा के रास्ते में शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए। अगर यह डिमांड है तो तरीका है ना उस मांग को रखने का। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई तो कर दी उन लोगों पर जो हंगामा करके शटर बंद करवा रहे थे, लेकिन वो ये तो देखें कि उनकी जो मांग है वो उनको अधिकारियों के सामने रखनी है। भाई बाकायदा लाइसेंस लेकर दुकान खोलकर बैठे ना वह दुकानदार, जिनकी भी दुकान है, उनकी क्या गलती? वो कोई गैर कानूनी काम थोड़ी कर रहे हैं। कई धार्मिक जगहों पर शराब की दुकानें नहीं होती, प्रशासन वहां इजाजत नहीं देता, यहां दे रखी है तो प्रशासन में अपील होगी ना। उसकी दुकान के आगे क्यों हंगामा कर रहे हो जो वहां परमिशन लेकर खोलकर बैठा है? कानून सही होगा ना जो भी होगा। यह वाला हंगामा करके नेतागिरी चमकाने वालों को तो कानून का पाठ पढ़ा ही देना चाहिए। और सही क्या पुलिस ने कार्रवाई करके, आप बिल्कुल विरोध कर सकते हो, करिए विरोध, मांग कर सकते हो, मांग करिए, लेकिन वो मांग प्रशासन से होगी। गैर कानूनी दुकान वाला नहीं है, गैर कानूनी काम आप कर रहे हो अगर उसको अपना काम नहीं करने दे रहे। 100 बात की एक बात। इधर राजस्थान की राजधानी जयपुर के एक सरकारी स्कूल में कुछ बच्चों से बर्तन धुलवाने पर हंगामा हो गया। उन बच्चों के परिवार वालों ने उस स्कूल के शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, क्योंकि उस सरकारी स्कूल में 5 से 6 बच्चे खाना रखने के लिए इस्तेमाल होने वाले बड़े बर्तन धोते नजर आए। उन बच्चों से बर्तन धुलवाने का ये वीडियो जयपुर के चाकसू इलाके में मौजूद उस सरकारी स्कूल का बताया गया। उसमें वो बच्चे उन बर्तनों को धोकर स्कूल परिसर में रखते भी दिखाई दिए। आरोप लगा इस दौरान वहां प्रिंसिपल के साथ शिक्षक भी मौजूद थे। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया गया और उसके बाद उन बच्चों के परिवार वालों ने कार्रवाई की मांग की। हालांकि स्कूल की तरफ से इस मामले में कोई जवाब नहीं दिया गया। उधर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देने वाली गाड़ी के ड्राइवर पर 10,000 का जुर्माना लगा दिया गया। पुलिस के मुताबिक उस एम्बुलेंस से एक मरीज को अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन इस दौरान उस गाड़ी के ड्राइवर ने उसे रास्ता नहीं दिया और उस एम्बुलेंस में मौजूद एक व्यक्ति ने इसका वीडियो बना लिया। कचहरी चौराहा से बराबर होटल लगा रहे हैं, ये 4 व्हीलर वाला साइड ही नहीं दे रहा है। कच्चे कटरा तक बराबर चल रही गाड़ी।
शाहजहांपुर में वो एम्बुलेंस उस मरीज को लेकर अस्पताल जा रही थी, लेकिन आरोप लगा कि कई किलोमीटर तक सायरन बजाने के बावजूद उस गाड़ी के ड्राइवर ने उस एम्बुलेंस को सड़क पर रास्ता नहीं दिया। गाड़ी में पेशेंट है, बहुत सीरियस है, पेशेंट भी सीरियस है, लेकिन साइड देने का नाम नहीं ले रहा। इस दौरान एम्बुलेंस का ड्राइवर लगातार सायरन बजाता हुआ साइड मांगता रहा, लेकिन रास्ता नहीं मिला और आरोप लगा कि जानबूझकर उस गाड़ी के ड्राइवर ने परेशान किया। इसलिए उस एम्बुलेंस में मौजूद उस व्यक्ति ने इसका वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया और इसके बाद पुलिस ने इस मामले में एक्शन ले लिया। शाहजहांपुर में ट्रैफिक पुलिस ने उस गाड़ी के नंबर के जरिए उसका पता लगा लिया और उसके ड्राइवर पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। इसके साथ ही पुलिस के अधिकारियों ने ट्रैफिक नियमों का पालन न करने और एम्बुलेंस को रास्ता न देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दे दिए। गलत तरीके से ड्राइविंग की जा रही थी और बार बार उसके बाद भी हुटर के बाद भी उसे रास्ता नहीं दिया जा रहा था और जो ट्रैफिक के रूल है उसका वायलेशन किया गया। शाहजहांपुर के अलावा बरेली, पीलीभीत और बदायूं जिले में भी ट्रैफिक नियमों को लेकर कड़े निर्देश दिए गए। इधर राजस्थान के उदयपुर में अमेरिकी कारोबारी राजू मंटेना की बेटी की शादी के कार्यक्रमों की शुरुआत हो गई। इस दौरान देश और विदेश से आए मेहमानों के स्वागत के लिए वेलकम डिनर रखा गया और उसकी शुरुआत राजस्थानी फोक डांस से हुई। जानकारी के मुताबिक एक्ट्रेस अमायरा दस्तूर ने शादी में शामिल होने आए सभी मेहमानों का स्वागत किया। इसके बाद डांस और संगीत कार्यक्रम रखा गया। उदयपुर में भारतीय मूल के अमेरिकी कारोबारी राजू मंटेना की बेटी नेत्रा मंटेना की शादी हो रही है। उनकी शादी के कार्यक्रम 24 नवंबर तक चलेंगे। राजू मंटेना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी हैं और इसीलिए उनके बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर शादी में शामिल होने पहुंच गए। वो 4 दिन तक उदयपुर में ही रहेंगे और इस दौरान उदयपुर में शादी के कई अलग अलग कार्यक्रम रखे जाएंगे। वेलकम डिनर के बाद वहां डीजे नाइट रखी गई और उसमें दुनिया भर में मशहूर डीजे टिएस्टो ने खास परफॉर्मेंस दी। डीजे नाइट में शामिल सभी मेहमान डीजे टिएस्टो के गानों पर झूमते नजर आए। इस दौरान राजू मंटेना की बेटी नेत्रा मंटेना और उनके होने वाले पति वामसी गडीराजू भी नाचते गाते दिखाई दिए। जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में हॉलीवुड सिंगर जस्टिन बीबर और जेनिफर लोपेज भी शादी में शामिल होंगे और परफॉर्मेंस देंगे। नेत्रा मंटेना के होने वाले पति वामसी गडीराजू सुपर ऑर्डर नाम की कंपनी के को फाउंडर हैं और चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर हैं। और 23 नवंबर को उदयपुर के जग मंदिर में उनकी और नेत्रा मंटेना की शादी होगी और इससे पहले उन दोनों का हल्दी कार्यक्रम हुआ और इसके लिए येलो थीम रखी गई, यानी कार्यक्रम वाली पूरी जगह पीले रंग के फूलों से सजाई गई। नेत्रा मंटेना के हल्दी समारोह में बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां भी शामिल होने पहुंची। जानकारी के मुताबिक 23 नवंबर को उदयपुर की मशहूर पिछोला झील के एक टापू पर बने महल जग मंदिर में दोनों की शादी होगी। इससे पहले सिटी पैलेस में भी उनकी शादी के कई कार्यक्रम रखे जाएंगे। 4 दिन तक चलने वाले इन कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए मेहमानों का पहुंचना शुरू हो गया, जिसे देखते हुए एयरपोर्ट की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। उधर हरियाणा के अंबाला में अटल कैंसर केयर केंद्र में मैमोग्राफी मशीन खराब होने से मरीज परेशान हो गए। मैमोग्राफी मशीन एक तरह की एक्सरे मशीन होती है जिससे ब्रेस्ट कैंसर का पता लगाया जाता है और अंबाला के सबसे बड़े कैंसर अस्पताल में वो मशीन पिछले 1 महीने से बंद पड़ी है। जानकारी के मुताबिक अंबाला कैंसर केयर केंद्र में मैमोग्राफी की मशीन तो है, लेकिन उसे चलाने वाला कोई ऑपरेटर ही नहीं है। जैसे यहाँ मशीन तो है, लेकिन यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है ऐसा जो उसको चलाएं और हमें बड़ी परेशानी हो रही है। ऑपरेटर नहीं होने की वजह से ब्रेस्ट कैंसर की जांच करवाने आने वाली महिलाओं को प्राइवेट लैब में जाना पड़ता है। महिलाओं के मुताबिक प्राइवेट लैब में मैमोग्राफी करवाने में 2000 रुपए तक का खर्चा आता है और इसकी वजह से उन्हें काफी परेशानी झेलनी पड़ी। अटल कैंसर केयर केंद्र के डायरेक्टर के मुताबिक उन्होंने पुरानी टेक्नीशियन के जाते ही नई टेक्नीशियन भेजने के लिए अर्जी दे दी थी, लेकिन 1 महीने बाद भी किसी नई टेक्नीशियन की नियुक्ति नहीं हुई। उन्होंने भरोसा दिया कि आने वाले कुछ दिनों में नई टेक्नीशियन आ जाएगी। वहीं अंबाला कैंट नागरिक अस्पताल की पीएमओ के मुताबिक मैमोग्राफी मशीन को ऑपरेट करने वाली महिला टेक्नीशियन के इस्तीफे के बाद से ये दिक्कत शुरू हुई। अभी कुछ समय से उसने अपना रेजिग्नेशन दे दिया था, तो हमारे पास वो टेक्नीशियन फीमेल नहीं रही। उन्होंने बताया कि अस्पताल के दूसरे स्वास्थ्य कर्मियों को मैमोग्राफी मशीन चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि जांच कराने आने वाली महिलाओं को परेशानी न हो। इधर जांच एजेंसियों के सूत्रों ने दावा किया कि फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से जुड़ी डॉक्टर शाहीन उत्तर प्रदेश में डॉक्टरों की स्पेशल 26 टीम खड़ी करने में जुटी थी। मतलब वो फरीदाबाद की तरह यूपी में भी डॉक्टरों का आतंकी मॉड्यूल बनाने की तैयारी में थी, जो उसके एक इशारे पर आतंकी हमले कर सके।
यूपी एटीएस के सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन का मकसद दिल्ली की तरह यूपी के कई शहरों में धमाके करने का था। दावा किया गया कि इसीलिए वो उत्तर प्रदेश में डॉक्टरों की स्पेशल 26 टीम खड़ी करने में जुटी थी। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन ने यूपी के अलग अलग शहरों में डॉक्टरों की 5 टीमें बनाने का प्लान बनाया था और हर टीम में 5 डॉक्टरों को शामिल करना था। इस तरह 5 टीमों में 25 डॉक्टर होते और 26वें मेंबर के तौर पर वो खुद इसमें शामिल होती। और सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन ने हर टीम के लीडर को HOD का कोड दिया था। मतलब लखनऊ की रहने वाली डॉक्टर शाहीन अपने स्पेशल 26 प्लान पर तेजी से काम करने में जुटी थी। और जांच एजेंसियों के सूत्रों ने दावा किया कि उसने कानपुर, लखनऊ और सहारनपुर में डॉक्टर आतंकियों की टीम खड़ी भी कर दी थी। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन ने कानपुर में आरिफ नाम के डॉक्टर को टीम का HOD यानी लीडर बनाया था। इसी तरह उसने लखनऊ में अपने छोटे भाई परवेज को और सहारनपुर में उसने आदिल अहमद को टीम की जिम्मेदारी सौंपी थी। जांच में यह भी पता चला कि इन 3 शहरों के अलावा वो 2 और शहरों में भी डॉक्टरों की टीम बनाने के काम में लगी थी। इसीलिए जांच एजेंसियां उन दोनों शहरों का पता लगाने में जुट गईं। और सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन उन दोनों शहरों के नाम भी फाइनल कर चुकी थी। इस बात का दावा भी किया गया कि वो उन 2 शहरों के कुछ डॉक्टरों के संपर्क में भी थी ताकि उन डॉक्टरों को आतंकी साजिश में शामिल किया जा सके। यूपी एटीएस के सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन का प्लान यह था कि हर टीम का सिर्फ HOD यानी लीडर ही उससे संपर्क रखता। मतलब डॉक्टर शाहीन टीम के दूसरे 4 सदस्यों से कोई संपर्क नहीं रखती। इसके अलावा टीम में शामिल डॉक्टरों को भी एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता, ताकि किसी के पकड़े जाने के बाद भी दूसरी टीम के सदस्य या फिर दूसरे डॉक्टर जांच एजेंसियों की पकड़ में न आ सकें। इसीलिए जांच एजेंसियों ने दावा किया कि डॉक्टर शाहीन स्लीपर सेल की तर्ज पर डॉक्टरों का सेल बनाने में जुटी थी। और जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन मानव बम बनाने पर भी काम कर रही थी। दावा किया गया कि डॉक्टर शाहीन मुस्लिम समुदाय की लड़कियों और महिलाओं को मानव बम बनाने की तैयारी में थी। और सूत्रों ने दावा किया कि उन मुस्लिम महिलाओं की तलाश कर रही थी जो तलाकशुदा हों और अपने परिवार से दूर रहती हों। जांच एजेंसियों को डॉक्टर शाहीन की डिलीट हुई व्हाट्सएप चैट से मानव बम बनाने की जानकारी भी मिली। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन मानव बम बनाने के लिए 14 से 18 साल की मुस्लिम समुदाय की लड़कियों की तलाश में जुटी हुई थी, ताकि उनका ब्रेन वॉश आसानी से किया जा सके। और तो और इस बात की भी जानकारी मिली कि आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ी डॉक्टर शाहीन ने मानव बम बनाने के लिए मुस्लिम लड़कियों को ट्रेनिंग देने का भी इंतजाम कर रखा था। और जांच एजेंसियों ने दावा किया कि डॉक्टर शाहीन काफी वक्त से मानव बम बनाने के लिए कट्टरपंथी मुस्लिम लड़कियों और महिलाओं की तलाश कर रही थी। और सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन ने मानव बम बनाने के अपने इस ऑपरेशन का नाम मिशन काफिर रखा था। जांच के दौरान इस बात का भी पता चला कि डॉक्टर शाहीन ने सीमा पार यानी पाकिस्तान से मानव बम बनाने के लिए खास तरह के विस्फोटक तक मंगवाए थे। हालांकि जांच के दौरान उसके किसी भी ठिकाने से पुलिस को विस्फोटक नहीं मिले, लेकिन इसके बाद भी जांच एजेंसियां डॉक्टर शाहीन से संपर्क रखने वाले हर एक आदमी से पूछताछ करने में जुटी हैं। उसके एक एक ठिकाने को खंगाला जा रहा है ताकि उसकी और उसके साथियों की खतरनाक साजिश से पर्दा उठाया जा सके। और जांच एजेंसियों के सूत्रों ने दावा किया कि डॉक्टर मुजम्मिल आटा चक्की से यूरिया पीसता था और फिर उसमें केमिकल मिलाकर विस्फोटक बनाता था। इस मामले में एनआईए की टीम ने शब्बीर नाम के टैक्सी ड्राइवर को हिरासत में लिया और तलाशी के दौरान उसके घर से आटा चक्की और कुछ इलेक्ट्रॉनिक मशीनें बरामद की गईं। दावा किया गया कि उन मशीनों में मेटल पिघलाने की मशीन भी शामिल है। जांच एजेंसियों के सूत्रों ने दावा किया कि आटा चक्की की मदद से डॉक्टर मुजम्मिल यूरिया पीसता था। इन मशीनों से मेटल को पीसा जा सकता था, ये कहा जा रहा है, और डॉक्टर मुजम्मिल यूरिया इस मशीन से पीसा करता था। जांच एजेंसियों के मुताबिक आटा चक्की में यूरिया पीसने के बाद डॉक्टर मुजम्मिल पहले उसे मशीन से रिफाइन करता था और फिर उसमें केमिकल मिलाकर विस्फोटक तैयार करता था। और जांच में पता चला कि विस्फोटक बनाने के लिए डॉक्टर मुजम्मिल जिस केमिकल का इस्तेमाल कर रहा था वो उसने फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी की लैब से चुराया था। और सूत्रों ने दावा किया कि यूनिवर्सिटी की लैब से केमिकल चुराने में डॉक्टर उमर और डॉक्टर शाहीन भी शामिल थे। एनआईए की जांच में यह बात भी सामने आई कि डॉक्टर मुजम्मिल फरीदाबाद के धौज गांव में मौजूद अपने किराए के इसी कमरे में आटा चक्की से यूरिया पीसता था। बाद में उसके इसी कमरे से पुलिस को 350 किलो से ज्यादा विस्फोटक मिला था। इसी कमरे से 358 किलो विस्फोटक बरामद हुआ था। कुछ ऐसी चीजें बरामद हुई थी केमिकल की, वो इसी कमरे के अंदर से हुई। सूत्रों ने दावा किया कि कमरे के अंदर से पुलिस को विस्फोटक बनाने में इस्तेमाल होने वाला केमिकल भी मिला था।
और शब्बीर नाम के जिस टैक्सी ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया वो फरीदाबाद के धौज गांव का ही रहने वाला है। पूछताछ में उसने बताया कि डॉक्टर मुजम्मिल ने आटा चक्की को उसके घर में रखा था और उस दौरान डॉक्टर मुजम्मिल ने आटा चक्की को बहन का दहेज बताया था। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में टैक्सी ड्राइवर शब्बीर ने बताया कि थोड़े दिन बाद डॉक्टर मुजम्मिल आटा चक्की अपने किराए के कमरे पर ले गया था। फरीदाबाद के धौज गांव से करीब 4 किलोमीटर दूर फतेहपुर तगा गांव में उसने एक और कमरा ले रखा था, जहां वो यूरिया की बोरियां रखता था और वहीं से यूरिया को पीसने के लिए धौज गांव ले जाता था। जांच में पता चला कि डॉक्टर मुजम्मिल काफी वक्त से यूरिया और केमिकल की मदद से विस्फोटक तैयार करने में जुटा था। और सूत्रों के मुताबिक टैक्सी ड्राइवर और डॉक्टर मुजम्मिल की मुलाकात अल फलाह मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में हुई थी। उसके मुताबिक कुछ महीनों पहले उसने इलाज के लिए अपने बेटे को अस्पताल में भर्ती कराया था। और सूत्रों ने दावा किया कि डॉक्टर मुजम्मिल ने ही टैक्सी ड्राइवर के बेटे का इलाज किया था। इलाज के दौरान ही दोनों की जान पहचान हुई थी। एनआईए की जांच में पता चला कि डॉक्टर मुजम्मिल आतंक के नेटवर्क में मुस्लिम समुदाय के लोगों को जोड़ने का काम करता था। दावा किया गया कि अस्पताल में आए मरीजों और कर्मचारियों के घर जाकर उनकी मदद के बहाने ये काम किया करता था। मतलब डॉक्टर मुजम्मिल पहले लोगों से दोस्ती करता था, फिर मदद के बहाने उन्हें अपने झांसे में लेता था। सूत्र बताते हैं कि झांसे में आने के बाद डॉक्टर शाहीन उनका ब्रेन वॉश करने का काम करती थी। और जांच में पता चला कि डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन का काम पूरा होने के बाद डॉक्टर उमर उन लोगों को आतंक की साजिश में शामिल करता था। और इसीलिए यह दावा किया गया कि डॉक्टरों की इस तिकड़ी ने मिलकर इलाज कराने आए कई लोगों को अपने आतंकी मॉड्यूल में शामिल किया था। इसी वजह से जांच एजेंसियां उन सभी लोगों की तलाश में जुट गईं जो इनके संपर्क में थे या फिर इनके लिए काम करते थे। इसी कड़ी में जांच एजेंसियों ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के 2 और डॉक्टरों को हिरासत में ले लिया और उनके नाम डॉक्टर जुनैद यूसुफ और डॉक्टर नासिर राशिद बताए गए। सूत्रों ने दावा किया कि दोनों डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर उमर और डॉक्टर शाहीन के करीबी थे। इसीलिए इस बात की आशंका जताई गई कि ये दोनों भी आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा हो सकते हैं। और इस सबके बीच जांच एजेंसी एनआईए के सूत्रों ने दावा किया कि डॉक्टरों का आतंकी मॉड्यूल अस्पताल में हथियारों का जखीरा जमा करने में जुटा था, ठीक उसी तरह जिस तरह से चरमपंथी संगठन हमास ने गाजा के अस्पतालों में हथियार जमा किए थे। और सूत्रों के मुताबिक फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से जुड़े डॉक्टर अदील अहमद से पूछताछ के दौरान एनआईए की टीम को इसकी जानकारी मिली। सूत्रों ने दावा किया कि पूछताछ में डॉक्टर अदील ने बताया कि कश्मीर के सरकारी अस्पतालों में हथियारों का जखीरा जमा करने का प्लान था। ठीक उसी तरह से जिस तरह से हमास ने इजरायली सेना से लड़ने के लिए अस्पताल के नीचे घातक हथियार जमा कर रखे थे। और इसी वजह से दावा किया गया कि डॉक्टरों के आतंकी मॉड्यूल ने कश्मीर में भी बड़े आतंकी हमले की तैयारी कर रखी थी। और सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर अदील अहमद से पूछताछ के दौरान इस बात की भी जानकारी मिली कि हथियार रखने के लिए कश्मीर के कुछ अस्पतालों की पहचान तक कर ली गई थी। और सूत्रों ने दावा किया कि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग, श्रीनगर, कुपवाड़ा, बडगाम और बारामूला समेत कई शहरों में मौजूद अस्पतालों में घातक हथियार रखने की साजिश रची गई थी। पूछताछ के दौरान डॉक्टर अदील अहमद से इस साजिश का पता चलने के बाद तुरंत एनआईए और पुलिस ने कश्मीर के अस्पतालों पर छापेमारी शुरू की। सूत्रों ने दावा किया कि छापेमारी के दौरान कुछ डॉक्टरों के लॉकरों से हथियार भी बरामद किए गए और जिन डॉक्टरों के लॉकर से हथियार बरामद किए गए उन्हें एनआईए ने तुरंत हिरासत में ले लिया। इधर बिहार में सभी मंत्रियों को उनके विभाग बांट दिए गए। बिहार में नई सरकार के मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया और इस बार गृह मंत्रालय का पद जेडीयू के हाथ से निकलकर बीजेपी के खाते में चला गया और गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी सम्राट चौधरी को दी गई, जबकि वित्त विभाग की जिम्मेदारी विजेंद्र यादव को मिली। नीतीश कुमार के पास सामान्य प्रशासन, निगरानी, मंत्रिमंडल सचिवालय समेत कई विभाग रहेंगे। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बल के जवानों ने आतंकियों की साजिश को नाकाम करते हुए भारी संख्या में हथियार बरामद किए। वहां आतंकियों के एक ठिकाने से 4 M4 राइफल, 2 पिस्तौल और कई ग्रेनेड भी बरामद किए गए। यूक्रेन के जापोरिजिया शहर में रूस के भीषण हवाई हमलों से खलबली मच गई। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक रूस की फौज ने जापोरिजिया में पूरी रात बमबारी की और इस दौरान इतने तगड़े धमाके हुए कि लोगों की जान हलक में आ गई। रूस से जंग के बीच लगातार दूसरे दिन यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलों की बारिश की गई। इस दौरान सबसे ज्यादा तबाही जापोरिजिया में मचाई गई। हमले के बाद वहां से खौफनाक तस्वीरें सामने आईं। हर तरफ बर्बादी का मंजर नजर आया। जबरदस्त धमाकों में मारे गए लोगों के शव सड़कों पर जहां तहां बिखरे दिखाई दिए। उनमें कई तो बिना हाथ और पैर के थे। झाड़ियों में पड़े एक शव का तो कमर के नीचे का हिस्सा ही गायब हो गया था।
क्योंकि दावा है कि रूस की सेना ने वहां घातक मिसाइलों के साथ बम की तरह फटने वाले ड्रोन की भी बौछार कर दी। और वो ड्रोन और मिसाइलें जिन इलाकों में फटी वहां दहशत फैल गई। ज़पोरिज़िया में उस वक्त बारूद की बारिश की गई जब लोग रात के समय अपने घरों में सो रहे थे, यानी उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वहां इतना विनाशकारी हमला हो सकता है। रूस की एयर स्ट्राइक ने कई इमारतों को मलबे के ढेर में बदल दिया। वहां भीषण आग लग गई। आग को बुझाने में फायर ब्रिगेड के भी पसीने छूट गए। सड़कों पर खड़ी कई गाड़ियां भी जलकर राख हो गई। रूस के इस भयंकर हमले में ज़पोरिज़िया में 5 लोगों की जान चली गई और कई लोग बुरी तरह घायल हो गए। उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया। यूक्रेन का ज़पोरिज़िया शहर उसके दक्षिण पूर्वी हिस्से में रूस के बॉर्डर से करीब 300 किलोमीटर की दूरी पर है। और ज़पोरिज़िया जंग की शुरुआत से ही रूस के निशाने पर रहा है। ज़पोरिज़िया के अलावा यूक्रेन के ओडेसा में भी जोरदार हमला किया गया। और यूक्रेन की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे अहम माने जाने वाले इस शहर में खलबली मच गई। रूस के हमले से ओडेसा में अफरा तफरी के हालात बन गए। ताबड़तोड़ बमबारी से डरे लोगों को जमीन के नीचे बने बंकरों में पनाह लेनी पड़ी। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक पुतिन की सेना ने एक ही झटके में ओडेसा पर दर्जनों आत्मघाती ड्रोन फोड़ दिए। और दावा किया गया कि इस हमले में ओडेसा के बंदरगाह समेत कई इमारतों को भारी नुकसान हुआ। काला सागर के उत्तरी किनारे पर मौजूद ओडेसा शहर को यूक्रेन की अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन कहा जाता है, क्योंकि दावा है कि यूक्रेन समुद्र के रास्ते जो भी कारोबार करता है उसका लगभग 70% हिस्सा ओडेसा के ही बंदरगाह से होता है। उधर दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजील में संयुक्त राष्ट्र की बैठक के दौरान आग लगने से हड़कंप मच गया। ब्राजील के शहर बेले में जलवायु परिवर्तन पर बैठक चल रही थी। इसी बीच अचानक आग भड़क गई और कुछ ही सेकंड में भीषण आग विकराल हो गई। वहां आग की खौफनाक लपटें तेजी से ऊपर की तरफ उठती नजर आईं और बैठक वाली जगह के आसपास सिर्फ पीली रोशनी दिखाई दी। इस दौरान वहां से अपनी जान बचाने के लिए बड़ी संख्या में लोग दौड़ते दिखे, जबकि इसी बीच कुछ सुरक्षा कर्मियों ने फायर एक्सटिंग्विशर अपने कंधों पर उठाकर दौड़ लगा दी। उन्होंने आनन फानन में आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन धधकती आग की वजह से हॉल धुएं से घिर गया और आग पर काबू पाना मुश्किल हो गया। कुछ देर में आग हॉल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक फैल गई और इस दौरान दम घोंटू धुएं की वजह से कई लोगों की तबीयत बिगड़ गई। बताया गया कि आग लगने के बाद 10 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। क्योंकि ब्राजील के शहर बेलेम में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र की बैठक चल रही थी और इस बैठक में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। इसी बीच आग लगी और देखते ही देखते बेकाबू हो गई। वहां जिस हॉल में बैठक चल रही थी उस हॉल की छत का हिस्सा जलकर नीचे गिरता हुआ दिखाई दिया। इसके साथ ही काले धुएं ने आसपास के इलाके पर कब्जा जमा लिया। अफरा तफरी के बीच उस हॉल के इमरजेंसी गेट खोल दिए गए और लोगों को बाहर निकालने में मदद की गई। बताया गया कि कुछ देर बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया। इधर दक्षिण पूर्व एशिया के देश वियतनाम के कई शहरों में भीषण बाढ़ के बाद 41 लोगों की मौत की खबर आई। वहां लगातार हो रही बारिश के बाद आई बाढ़ ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। बाढ़ की चपेट में आने से कई शहर तबाह हो गए और बाढ़ ने सेंट्रल वियतनाम के कई इलाकों की सूरत बदल दी। वहां सबसे ज्यादा तबाही खन या शहर में हुई। पूरा शहर किसी टापू की तरह दिखाई दिया। मूसलाधार बारिश और बाढ़ ने वहां हाहाकार मचा दिया। हालात इतने खराब हो गए कि मकानों में पानी भर जाने की वजह से लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। इस बीच राहत और बचाव अभियान भी तेज कर दिया गया। राहत और बचाव की टीम मकानों में फंसे लोगों को बाहर निकालती दिखी। उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को प्लास्टिक के टब में रखकर बाहर निकाला और उन्हें सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। वहां बाढ़ की वजह से कई लोगों के मकान पूरी तरह डूब गए, जिसकी वजह से उनके सिर से छत तक छिन गई। और वो लोग बारिश और बाढ़ के बीच लाइफ जैकेट पहनकर अपनी जान बचाते दिखे। कुछ लोग अपने बच्चों को गोद में उठाकर कमर तक भरे गंदे पानी को पार करते नजर आए। राहत और बचाव की टीम ने प्लास्टिक और जुगाड़ से बनी नावों की मदद से वैसे लोगों को भी मकानों से बाहर निकाला जो चल नहीं सकते थे। भीषण बाढ़ की वजह से कुछ जगहों पर बिजली के खंभे गिरने से लोगों की आफत बढ़ गई। इस दौरान कटान की वजह से पुल और सड़कें तक टूट गईं और इससे कई इलाकों का आपस में संपर्क टूट गया। बिजली के खंभे गिरने की वजह से उन इलाकों की बिजली भी गुल हो गई और दकलक शहर में बाढ़ की वजह से सड़कें दिखाई देनी ही बंद हो गईं। कुछ जगहों पर सड़कों का नामो निशान ही मिट गया। वहां रहने वालों के लिए रास्ता पार करके खुद को सुरक्षित जगह पहुंचाना चुनौती बन गया। इस बीच राहत बचाव की टीम बुजुर्गों को उनके मकानों की छत से बाहर निकालती दिखी। उन मकानों में कई फीट पानी भर गया। इससे वहां पहुंच पाना दूभर हो गया। यही वजह रही कि बुजुर्गों को टिन की छतें हटाकर बाहर निकाला गया ताकि उन्हें सुरक्षित जगह पहुंचाया जा सके। और इसी तरह वियतनाम के दूसरे शहरों में भी बाढ़ ने कोहराम मचा दिया। वहां शॉपिंग मॉल से लेकर छोटी छोटी दुकानें बाढ़ की चपेट में आने से बंद कर दी गईं।
क्योंकि उन रिहायशी इलाकों में चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी भरा दिखा। पार्किंग में खड़ी गाड़ियां खिलौनों की तरह बह गईं। वहां इतना पानी भर गया कि उन गाड़ियों की सिर्फ छतें ही नजर आईं। इस दौरान कुछ गाड़ियों की हेडलाइट भी जलती दिखी। इसके अलावा बड़ी बड़ी इमारतों में भी पानी घुस गया। 2 मंजिला इमारतें तो पूरी तरह डूबी दिखी। लोगों के लिए उन इमारतों से निकलना पहाड़ तोड़ने जैसा हो गया, क्योंकि पूरे इलाके में कई फीट पानी का कब्जा नजर आया। इस बीच एक ट्रक पानी की तेज लहरों में फंसा दिखा। उसे देखकर ऐसा लगा वो किसी भी वक्त पलट जाएगा। उधर बिहार के गया जी में एक टोल प्लाजा पर उस वक्त बवाल हो गया जब एक गाड़ी से आए कुछ लोगों ने टोल कर्मियों पर हमला बोल दिया। आरोप लगा कि गाड़ी से आए वो लोग टोल के पैसे देने से मना कर रहे थे, और जब टोल प्लाजा पर काम करने वाले लोगों ने उन्हें रोका तो वो भड़क गए, हमला कर दिया। इसको पकड़, इसको हैरान कर देने वाला मामला गया जी के रजौली टोल प्लाजा का रहा। वहां गाड़ी से आए कुछ लोगों पर टोल कर्मियों से मारपीट करने के आरोप लगे। ईटा मारा है पकड़ रहे इसको, पकड़ इसको। आरोप है कि टोल न चुकाने की जिद पर अड़े कार सवार नशे में धुत थे और वो काफी देर तक उस टोल प्लाजा पर बवाल करते रहे। हंगामा बढ़ता देख वहां काम करने वाले सभी कर्मचारी एकजुट हो गए और उन्होंने टोल कर्मियों पर हमला करने वाले लोगों पर पलटवार कर दिया। जाने नहीं दूंगा, ईटा से मारा रे तू सब। रुक, परमिला लाइन बंद करो यार, लाइन बंद करो, बाहर निकलो। जाने नहीं दूंगा रे। गाड़ी कहाँ गया है? कुछ लोग तो ईंटों से भी हमला करते दिखे। मारूंगा तेरे को ही मारूंगा रे। कैसे ईटा मारा रे? गया जी के रजौली टोल प्लाजा के कर्मचारियों ने हमला करने वाले लोगों की पिटाई कर दी और बाद में उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इधर राजस्थान के टोंक में एक किसान से एसआईआर का फॉर्म भरवाने के लिए एक बीएलओ को फावड़ा लेकर सड़क पर खुदाई करनी पड़ गई। वहां रतनलाल नाम के बीएलओ लोगों के घर जा जाकर फॉर्म भरवा रहे थे, लेकिन इस दौरान एक किसान ने फॉर्म भरने से मना कर दिया और उससे एसआईआर का फॉर्म भरवाने के लिए बीएलओ ने उसके हाथ से फावड़ा छीन लिया। रतनलाल नाम के उन बीएलओ ने बिना देरी किए तुरंत जमीन खोदना शुरू किया। इससे वहां खड़े किसान चौंक गए। हैरान करने वाला मामला टोंक जिले की पीपलू तहसील के ककराज खुर्द गांव में हुआ। इससे पहले वो बीएलओ उस किसान को फॉर्म भरने के लिए कह रहे थे, लेकिन उस किसान ने काम का हवाला देते हुए फॉर्म भरने से इनकार कर दिया। उसने साफ कह दिया कि उसके पास समय नहीं है, फॉर्म भरने से उसकी रोजी रोटी नहीं चलेगी और इसीलिए बीएलओ ने उसके बदले जमीन खोदना शुरू कर दिया ताकि वो फॉर्म भर सके। इस दौरान वो लगातार वहां खड़े किसानों से फॉर्म भरने की मिन्नतें करते रहे। अरे करो रे, काम करो। बीएलओ के मुताबिक उन्हें 2 गांवों के करीब 900 मतदाताओं से फॉर्म भरवाने की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन किसानों और मजदूरों के काम पर जाने की वजह से समय पर फॉर्म भरवाना उनके लिए मुसीबत बन गई। हालांकि उनके काम करने के अंदाज को देखकर लोग मान गए और फॉर्म भर दिया। सौ बात की एक बात है कि चुनाव आयोग वोटर लिस्ट रिवीजन करवा रहा है, तो उस पर राजनीति तो खूब हो रही है। लोग जगह जगह बवाल भी कर रहे हैं, कई लोग मना कर रहे हैं कि हम नहीं भर रहे फॉर्म, हमें रोजी रोटी का काम है। आरोप भी लगा रहे हैं उनका वोट काटने के लिए ये किया जा रहा है। कुछ लोग ये आरोप लगा रहे हैं, कुछ लोग फॉर्म नहीं भर रहे, लेकिन गुस्सा किस पर निकाल रहे हैं? बीएलओ पर। तो ये तो जान लो कि बीएलओ कोई चुनाव आयोग थोड़ी है। ये सारे बीएलओ जो हैं ये चुनाव आयोग के कर्मचारी नहीं है। उन पर हमला क्यों कर रहे हो? अगर आपको लगता है इनको कोई खास एजेंडा दिया गया है कि लोगों के नाम काटने हैं या कुछ चिन्हित लोगों के नाम काटने हैं, तो पहले इनका काम तो समझ लो। पहली बात तो ये बीएलओ कोई चुनाव आयोग के सारे बीएलओ कोई चुनाव आयोग के कर्मचारी नहीं होते। तो फिर ये कौन है? ये हैं सरकारी स्कूलों के टीचर, आंगनबाड़ी में काम करने वाले, राजस्व विभाग के क्लर्क हैं, पंचायतों के सरकारी कर्मचारी हैं, ग्राम रोजगार सेवक हैं और भी कई इस तरह के कर्मचारी हैं। उनको तो ये काम अपने काम के अलावा करने को दिया गया है। क्यों दिया गया है उनको ये काम, वो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल जरूर है, लेकिन ये लोग क्या करें? इनको नौकरी करनी है तो ये इनकी ड्यूटी है, ड्यूटी में डाल दिया गया है और कह दिया भरवा कर लाओ, रिपोर्ट ली जाती है। वो 10-10 बार चक्कर काट रहे हैं।
जैसे चुनावों के दौरान टीचरों की ड्यूटी लगती है, वैसे ये भी उनको दे दिया गया है। लेकिन चुनाव का काम, जो मतदान का काम होता है, वो तो 1-1.5 दिन में खत्म हो जाता है। ये काम करना है इनको 30 दिन में। और काम क्या है? हर एक को एक चुनाव बूथ की लिस्ट का काम सौंपा गया है। इसलिए ये हैं BLO, बूथ लेवल ऑफिसर। नाम में ऑफिसर लगा है तो सुनने में ऐसा लगता है जैसे कोई कहीं के CEO बना दी गए हों। लेकिन एक बूथ की लिस्ट बनाना मतलब इनको लगभग 1000 लोगों के नाम चेक करके डालने हैं। और सिर्फ चेक करके इनको नहीं डालने हैं, फॉर्म भरवाने हैं। और इनका जो मुख्य काम है उसके अलावा करना है। कोई टीचर है तो उसके अलावा करना है, कोई और कहीं का कर्मचारी है उसके अलावा करना है। और नियम यह है कि इनको यह घर घर जाकर करना है। शहरों में, फ्लैटों में एक ही जगह कई घर मिल जाते हैं, ये सही है। लेकिन गांव गांव में एक बूथ में पड़ने वाले घर दूर दूर भी होते हैं। और टाइम सबके पास वही है, 1 महीने का। और घर घर जाकर क्या क्या करना है? फॉर्म देना है, और फॉर्म भी लंबा चौड़ा है। फिर भरा हुआ फॉर्म लेना है, फोटो वगैरह के साथ फिर अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, विभाग के ऐप पर अपलोड करना है। हर फॉर्म में कई पेज भी हो सकते हैं। 1 घंटे में अगर 4 फॉर्म का भी आप औसत लगा लो, 15-15 मिनट एक फॉर्म पे भी लगा दे, तो पूरी ड्यूटी के घंटों में तो 30 दिन में बस यही काम हो पाएगा, वो भी बिना किसी छुट्टी के। और बाकी काम भी करना है। टीचरों को स्कूल में पढ़ाना भी है और ये BLO का काम भी करना है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आंगनबाड़ी में भी काम करना है, ये काम भी करना है। राजस्व कर्मचारियों को भूमि रिकॉर्ड भी अपडेट करने हैं, ये काम भी करना है। तमिलनाडु में ये बारिश का टाइम है, वहां टीचरों की मॉनसून ड्यूटी भी लगा रखी है और ये काम भी दे दिया है। यानी वो सुबह 6 बजे उठें, BLO किट उठाएं, BLO किट में यानी फॉर्म, ऐप, ID कार्ड वगैरह सब उठाएं, फिर BLA से तालमेल बैठाना है। ये BLO हैं, वो BLA कौन? BLA मतलब राजनीतिक पार्टियों के बूथ लेवल एजेंट। तो BLO हो गए सरकारी लोग, BLA हो गए पार्टियों के लोग। पार्टी वाले ये देखते हैं कि उनके वोटरों का नाम ना कट जाए वोटर लिस्ट से, या जिनका जुड़वाना है वो जुड़ जाए वोटर लिस्ट में। भाई नाम जुड़वाने, जो 18 साल से हो गए ऊपर, उनका नाम जुड़वाना है। जो नहीं रहे दुनिया में, उनका नाम कटवाना है। जो दूसरी जगह चल गए, उनका नाम ट्रांसफर करवाना है। BLA से तालमेल बैठाओ, फिर घर घर जाकर फॉर्म दो। नया नाम जुड़वाना, अगर कोई 18 साल का हुआ तो वो अलग फॉर्म है। किसी का नाम हटाना है वो अलग फॉर्म है। किसी का नाम हटाकर कहीं और लगाना है वो अलग फॉर्म है। नाम में सुधार करना है अलग फॉर्म है। साइन करवाने, फोटो लगानी, डॉक्यूमेंट लगाने, फिर सब कुछ ऐप पर अपलोड करना है। नेटवर्क फेल हो जाए, ऐप क्रैश हो जाए तो इंतजार करना है। रोज की रिपोर्ट भरनी है, शाम को रिव्यू मीटिंग में रिपोर्ट देनी है, रात को डेटा अपडेट करना है। बता रहे हैं रोज के 12-12, 14-14 घंटे लग रहे हैं अगर सही तरह से ऐसे काम करो तो। और कई BLO महिलाएं हैं, तो हमारे समाज में महिलाओं से तो यह भी उम्मीद रहती है कि वो घर का काम भी देखेंगी, बच्चों की देखभाल भी करेंगी, ऊपर से स्कूल का काम भी करना है और यह भी करना है। कई बता रहे हैं आधी रात हो जाती है करते करते, और सुबह से फिर वही। कोई घर पर ना मिले तो 3 बार जाकर चेक करना है। कई जगह आरोप जरूर लग रहे हैं कि घर घर जा ही नहीं रही है, और कह रहे हैं कि 3 बार गए कोई नहीं मिला, खुद ही कह रहे हैं, ऐसे आरोप लग रहे हैं। लेकिन इतना काम 1 महीने में करने के लिए दे रखा है, ये तो काम देने वालों को देखना चाहिए ना। पब्लिक जो नाराज हो रही है, जहां भी हो रही है, उस पब्लिक की भी गलती नहीं है। भाई अगर किसी को दिखेगा उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं डाला या नहीं डाला जा रहा, तो वो तो भड़केगा ही। लेकिन इन BLO को तो कोई ओवर टाइम भी नहीं दिया जा रहा, कोई छुट्टी नहीं है। कुछ पैसे जरूर दिए जा रहे हैं, SIR के इंसेंटिव के 6000 रुपए भी मिल रहे हैं। लेकिन कई जगह ऐसी हैं जहां टाइम पर यह करने के लिए डबल घंटे भी लग रहे हैं। ऊपर से हमले हो रहे हैं, ऊपर से कोई कह रहा है हम नहीं भरेंगे फॉर्म, मजदूर कह रहे हैं हम मजदूरी पे जा रहे हैं, उनको भरना है, उनको लिस्ट में डालना है, चेक हो रहा है, रिव्यू हो रहा है। हमला करने वालों का आरोप यह है कि ये लोग एजेंडा के तहत उनका नाम काटने निकले। कई लोग घर पर मिलते नहीं तो उनके यहां रविवार को जाना है, तो उसे 1 महीने में तो 4 ही रविवार आएंगे। उन सबके फॉर्म उन दिनों पर ही भरवाने हैं। कई लोग घुसने नहीं देते घर पर कि ये तो नागरिकता चेक करने निकले हैं। राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं का अलग वो है, वो जगह जगह पर उन पर हावी हो रहे हैं। ऊपर से शाम को सारा डेटा अपडेट करना है,
तो जो लोग भी इल्जाम लगा रहे हैं वो ये जरूर जान लीजिए कि आपकी शिकायत अगर चुनाव आयोग से है तो जरूर रखिए अपनी बात। वोटर लिस्ट में नाम डलवाना आपका हक है, लेकिन ये जान लीजिए कि ये बीएलओ जो हैं ये तो आम सरकारी कर्मचारी हैं जिनको ये काम दिया गया है। इनकी अपनी समस्याएं भी समझ लीजिए। इनमें जो अपने काम में कोताही बरत रहे हैं उनको जरूर बोलिए, लेकिन इन पर हमला करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। सवाल तो यह भी है कि सरकारी टीचर लोग अगर यही सब करते रहेंगे तो पढ़ा कौन रहा है बच्चों को? अगर पढ़ाने के अलावा का काम देना है तो 1-2 घंटे का एक्स्ट्रा वाला काम दिया जाए तो बात समझ में आती है। ये तो अपने के अलावा करने वाला 1-2 घंटे का काम नहीं लगता। 100 बात की एक बात। उधर उत्तर प्रदेश के आगरा का रहने वाला एक परिवार अफ्रीका के देश कैमरून में फंस गया। जानकारी के मुताबिक धीरज जैन नाम के आदमी अपनी पत्नी और बेटी के साथ सदगुरु टूर्स एंड ट्रैवल्स नाम की कंपनी में काम करने के लिए कैमरून के दुआला गए थे, लेकिन वो वहां फंस गए। धीरज जैन ने आरोप लगाया कि सदगुरु टूर्स एंड ट्रैवल्स यानी जिस कंपनी ने उन्हें कैमरून के दुआला में नौकरी के लिए बुलाया था, उसने उनका वीजा और पासपोर्ट दोनों जब्त कर लिए। हमारा यहाँ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था जो ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है, उसके बावजूद भी हमको इंडिया नहीं जाने दिया जा रहा है। धीरज जैन और उनके परिवार के मुताबिक उस कंपनी ने उन्हें लूटपाट के एक झूठे केस में फंसाकर भारत लौटने से रोक दिया। जबकि भारत सरकार से मदद की गुहार लगाने वाले धीरज जैन ने दावा किया कि लूटपाट की वो घटना पिछले साल 7 नवंबर को हुई थी। धीरज सदगुरु टूर्स एंड ट्रैवल नाम की उस कंपनी में पैसों के लेन देन का काम देखते हैं और उनके मुताबिक 7 सितंबर 2024 को जब वो कंपनी की ही कार में थे तब कुछ लोगों ने उनसे 1,90,00,000 सीफा की लूटपाट की थी, जो भारतीय रुपयों में हुए करीब 25 लाख रुपए। उन्होंने दावा किया कि इसके बाद उनकी कंपनी ने उन्हीं के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया था। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बावजूद भी इंश्योरेंस कंपनी से इनको क्लेम नहीं मिला और जब मैंने बोला कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो गया, अब मुझे इंडिया जाने दिया जाए, तो ये लोग उल्टा मेरे ऊपर ही ब्लेम लगा रहे हैं। धीरज जैन और उनकी पत्नी ने भारत सरकार से इस मामले में